अंदर खड़े शख्स के कुछ कहने से पहले ही वो लड़की उसे हल्का सा धक्का देकर अंदर चली गई और खुद भी अंदर आ गई। उसके इस बर्ताव से सामने वाला शख्स हैरान रह गया। लड़की ने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ सोचे सीधे उसके करीब आ गई और उसे किस करने लगी। उसकी हरकतों से साफ था कि वो नशे में है। सामने खड़ा शख्स समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे अचानक किसी को किस कैसे कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो लड़की नशे में है। उसने खुद को संभाला और लड़की को हल्का सा पीछे करते हुए कहा, मिस, आप इस वक्त नशे में हैं और शायद आप गलत कमरे में आ गई हैं। लेकिन उसकी बात उस लड़की तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसका हाथ अब भी उसके सीने पर था। उसने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे डाल दिए और बोली, यार तुम इतना बोलते क्यों हो और क्या क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर ही आई हूँ और तुम उल्टा ही बोले जा रहे हो। लिसन, वो कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की ने फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो शख्स एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि क्या हो रहा है। लड़की का धीरे धीरे करीब आना उसे भी अपनी तरफ खींचने लगा। वो उसके बहुत पास थी, इतनी पास कि उसकी सांसों की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ पल बाद उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। उसने लड़की को थामकर दीवार के पास रोक लिया। अब दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। माहौल में अजीब सी खामोशी और खिंचाव था। लेकिन तभी लड़की को घुटन सी महसूस हुई। उसने हल्का सा उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। तभी उस शख्स को एहसास हुआ और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। लड़की ने गहरी गहरी सांस ली और सामने खड़े शख्स को घूरने लगी, जो अब भी उसे ही देख रहा था। तुम, वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो फिर से उसके करीब आ गया। इस बार माहौल थोड़ा बदल चुका था। अब दोनों के बीच अजीब सा खिंचाव था, लेकिन साथ ही उलझन भी। धीरे धीरे वो उसे बेड तक ले गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन अब सब कुछ सिर्फ फीलिंग्स और उस पल की बहाव में हो रहा था। लड़की आधी नशे में थी और आधी उस पल में खो चुकी थी। उसने उसके शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की, लेकिन नशे की वजह से उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़कर बोला, रुको, मैं कर देता हूँ। उसने खुद अपने शर्ट के बटन खोल दिए। दोनों अब भी एक दूसरे के बेहद करीब थे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बस उस पल में खोए हुए। दूसरी तरफ जैसे ही दक्ष ने पूर्वी के होंठ छोड़े, पूर्वी तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने नजरें उठाकर दक्ष को देखा। दक्ष उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। पूर्वी ने उसे घूरते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं? दक्ष हल्का सा मुस्कुराया, मैं तो चाहता हूँ हदें पार करूं, लेकिन तुम मुझे करने ही कहाँ देती हो। इतना कहकर उसने अपने होठों पर उंगलियां फेर ली। अब पूर्वी को उसकी बात का मतलब समझ आया। उसने गुस्से में उसे देखा और बोली, आप बाहर जाइए मेरे कमरे से। दक्ष आराम से बोला, शायद तुम भूल रही हो, सिर्फ ये कमरा ही नहीं, पूरा घर मेरा है। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ। पूर्वी मुड़ी ही थी कि दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। दक्ष ने उसके माथे को हल्के से चूमा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, सुनिए। पूर्वी के मुंह से सुनिए सुनकर दक्ष ने जैसे तैसे खुद को रोका। वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। पूर्वी थोड़ी घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, प्लीज उन्हें और परेशान मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। दक्ष ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का क्या करे। ये इतनी अच्छी क्यों है? उसे छोड़कर हर किसी के लिए इसे फिक्र थी। जिसने इसे तकलीफ दी उसे भी ये माफ करने को तैयार थी, और जो इसे अपने पास रखना चाहता था उसके लिए ये कभी कुछ गिनती ही नहीं थी। दक्ष ने आंखें खोली और बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? पूर्वी हैरानी से उसे देखने लगी। एक पल के लिए उसे राहत मिली, लेकिन अगली ही बात सुनकर वो फिर चौंक गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने पूछा। दक्ष ने फोन निकालते हुए कहा, तो फिर सुबह तक इंतजार करो, मैं उन जैसे लोगों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सुबह तक वो कंगाल हो जाएंगे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? इतनी सी गलती। पूर्वी की बात पूरी होने से पहले ही दक्ष बोला, छोटी नहीं है ये गलती, तुमसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए छोटी नहीं है। पूर्वी ने सिर पकड़ लिया और बड़बड़ाई, हे भगवान, समझ नहीं आता आपका शुक्रिया करूं या रोऊं। इतना केयर करने वाला इंसान भेजा है या इतना पजेसिव? दक्ष हल्का सा मुस्कुराया, अगर मन ही मन मुझे कोसना खत्म हो गया हो तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? पूर्वी ने गहरी सांस ली, अब क्या चाहिए आपको? दक्ष ने बिना सोचे कहा, तुम। क्या? पूर्वी चौंक गई। दक्ष ने शांत लहजे में कहा, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। गर्लफ्रेंड? पूर्वी की आंखें फैल गईं। हाँ, दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, बोलो मंजूर है, वरना जो मैं करने वाला हूँ वो करके रहूंगा। दक्ष की बात में एक अजीब सा दबाव था, जैसे वो मजाक नहीं कर रहा हो। पूर्वी कुछ पल चुप रही, उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसने धीरे से कहा, कल शाम तक का। दक्ष के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बस सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से यही उम्मीद थी। ठीक है, इतना कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही पूर्वी ने अपने सिर पर हल्की सी चपत मारी। क्या कर रही है तू पूर्वी? वो खुद से ही बड़बड़ाई।
पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी है क्या? और अब ये नया झमेला। इनकी गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा है मैं खुद ही कुएं में कूद जाऊं। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस ली। अच्छा हुआ टाइम मांग लिया, अदिति से बात करती हूँ, वही कुछ समझाएगी कि अब करना क्या है। ये सोचकर वो जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद उसे देर तक नहीं आई। अगली सुबह होटल के कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। बेड पर सोई लड़की की आंखें धीरे धीरे खुली। वो उठकर बैठी और अपना सिर पकड़ लिया। सिर भारी था, जैसे रात की हर बात धुंधली हो गई हो। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसका फोन लगातार बज रहा था। वो धीरे से नीचे झुकी, फोन उठाया और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम देखकर तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो सोनल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दूसरी तरफ से गुस्से में भरी आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर मुखर्जी को नाराज नहीं करना है। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? सोनल घबरा कर बोली। क्या नहीं किया ये पूछो। कल रात तुम्हें उनके पास जाना था और तुम गई ही नहीं। क्यों? पहले बता देती, पता है मुझे कितनी परेशानी हुई। वो मुझे सुनाए जा रहे हैं। सोनल का सिर और घूमने लगा। लेकिन अगर मैं उनके पास नहीं गई, वो बुदबुदाई। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से अपनी नजर बगल में घुमाई और देखा कोई लड़का उसके पास ही बेड पर सो रहा था, पीठ उसकी तरफ किए। सोनल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? वो धीरे से बेड से उतरी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके कपड़े पास ही पड़े थे। जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैंने ये क्या कर दिया? बिना आवाज किए वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने रूम नंबर देखा और अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, सोनल तूने किसे क्या समझ लिया? उसने खुद को डांटा। कितनी बार कहा है कम पिया कर। वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। दूसरी तरफ कार के अंदर सन्नाटा सा था। पूर्वी ड्राइव कर रही थी और अदिति उसके बगल में बैठी थी। पूर्वी ने सारी बात उसे बता दी थी। क्या? अदिति हैरान रह गई। मतलब उन्होंने ऐसी शर्त रखी? वो कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अब क्या करने वाली हो तुम? पूर्वी ने सड़क पर नजरें टिकाए हुए कहा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मिस्टर रायजादा इतनी अलग चाल चलेंगे। उसने मन ही मन सोचा। अदिति सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पूर्वी ने धीमे स्वर में कहा। तू ही बता मैं क्या करूं? कार आगे बढ़ती रही, लेकिन दोनों के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या मैं बताऊं? अदिति ने थोड़ा सोचते हुए कहा। मुझे तो लगता है तुझे एक बार इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। मतलब सोच, तू मिस्टर रायजादा की गर्लफ्रेंड होगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये जॉब वॉब की टेंशन भी खत्म, जो बोलेगी तेरे सामने होगा। पूर्वी ने तुरंत ब्रेक लगाते हुए उसे घूर कर देखा। मैं देख रही हूँ आजकल तू मिस्टर रायजादा की बड़ी तारीफ करने लगी है। क्या चल रहा है? कहीं तू उनसे मिली हुई तो नहीं है? अरे पागल है क्या? अदिति झट से बोली। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तूने उस अंकुल जैसे इंसान को मौका दिया था, तो क्या एक बार मिस्टर रायजादा को मौका नहीं दे सकती? कार फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर पूर्वी ने गहरी सांस ली। फिर उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, पहली बात, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें शो ऑफ पसंद होता है या जिनके लिए उनका पार्टनर सिर्फ पैसे देने की मशीन हो। अदिति अब चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझे, मेरी इज्जत करे। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसकी आवाज अब हल्की कांपने लगी थी। और तू मिस्टर रायजादा की बात कर रही है ना? तू ये कैसे भूल गई कि उनमें और अंकुल में ज्यादा फर्क नहीं है? अदिति ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अंकुल ने मुझे पैसों के लिए किसी और के पास भेज दिया। पूर्वी की आंखें भर आईं। और मिस्टर रायजादा, उन्होंने अपनी जरूरत के लिए मेरा इस्तेमाल किया। कार के अंदर भारी सन्नाटा छा गया। उनके लिए ये सब शायद नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, उसने धीमे से कहा। ऐसे लोगों के लिए प्यार सिर्फ बिस्तर तक होता है, और मुझे ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए जिसे सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अदिति के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी पूर्वी गलत नहीं कह रही। दक्ष ही वो इंसान था जिसकी वजह से आज पूर्वी इस हालत में थी। अदिति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। वो बस चुपचाप सामने देखने लगी। दूसरी तरफ होटल रूम में वो शख्स धीरे धीरे आंखें खोला और उठकर बैठ गया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो हेलो प्रेम सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। हमें नहीं लगता कि प्रीति मैम मिस्टर रायजादा को मना पाएंगी। कल रात उन्हें उनके बंगले से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। प्रेम कुछ सेकंड चुप रहा। ठीक है, उसने ठंडे लहजे में कहा, अभी कुछ मत करो, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल तुम बस प्रीति पर नजर रखो, कहीं वो कोई बेवकूफी ना कर दे जिससे हमारी परेशानी बढ़ जाए। ओके सर। कॉल कट गया। प्रेम ने एक नजर अपने बगल में खाली जगह पर डाली और अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कल रात की याद उसके दिमाग में घूम गई। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा और उठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ प्रीति प्रेम के ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठी थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी राजन वहां आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ? प्रीति ने सिर झुकाए झुकाए ही कहा, राजन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? राजन ने उसे ध्यान से देखा।